आज के मुख्य समाचार। कर्नल धनीराम शांडिल का भाजपा पर हमला। मशोबरा की 9 पंचायतों में प्लास्टिक रिसाइकलिंग अभियान। 11 जुलाई तक भारी बारिश के आसार। ऐतिहासिक रिज मैदान पर चर्च के समीप गिरा डंगा। 2 दिवसीय मंथन के बाद कांग्रेस का रोड मैप तैयार। लोअर बाजार से हटाने की कार्यवाही से पहले भड़के तहबाजारी। ट्रैफिक जाम से लेट हो रही HRTC बसें। अब समाचार विस्तार से। आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश कांग्रेस ने मिशन 2027 की तैयारियां तेज कर दी है। 2 दिनों तक प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राज्य भवन में चले मंथन बैठक के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हिमाचल मामलों की प्रभारी राजनी पाटिल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान संगठनात्मक मजबूती, आगामी चुनावी रणनीति और जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हुए कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि मिशन 2027 को लेकर पार्टी ने विस्तृत रोड मैप तैयार कर लिया है। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और जनता के बीच सरकार की उपलब्धियों तथा पार्टी की नीतियों को पहुंचाने के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है। प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा कि 2 दिनों तक चली मंथन बैठक में संगठन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि सभी जिला और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों से सुझाव लिए गए हैं और इन्हीं सुझावों के आधार पर आगामी चुनावों की रणनीति तैयार की जा रही है। प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा कि 2 दिनों तक चली मंथन बैठक में संगठन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि सभी जिला और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों से सुझाव लिए गए हैं और इन्हीं सुझावों के आधार पर आगामी चुनावों की रणनीति तैयार की जा रही है तथा हर वर्ग तक अपनी पहुंच बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि पार्टी आगामी समय में बूथ स्तर पर संगठन को सक्रिय करेगी और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से तय की जाएगी। कांग्रेस जनता के बीच जाकर सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी भी पहुंचा रही है। पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए राम मंदिर चंदा मामले का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश की जनता से कहा था कि हम राम को लाएंगे, लेकिन अब यह स्थिति है कि हमें नहीं पता था कि ये राम को ही खा जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर निर्माण के नाम पर लुटाए गए चंदे को लेकर समय समय पर गंभीर आरोप उठते रहे हैं और इन मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। विनय कुमार ने कहा कि धार्मिक आस्था को राजनीति का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जनता की भावनाओं का राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करती आई है, जबकि कांग्रेस हमेशा संविधान, लोकतंत्र और सभी धर्मों के साथ सम्मान नीति पर कार्य कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी का फोकस केवल चुनाव जीतना नहीं बल्कि जनता की समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार प्रदेश में विकास कार्यों को गति दे रही है और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। और सरकार ने किस तरह से हमें पारदर्शिता और कोऑपरेशन करना चाहिए उसकी अपेक्षाएं लोगों ने रखी। कल हमने सभी अग्रणी संगठन जो है, चाहे वो सेवा दल हो, कांग्रेस हो, LSUI, महिला कांग्रेस, SC से और माइनॉरिटी, इन सभी के साथ हमने एक बैठक की और सभी का कहना जान लिया। उसमें संगठन विस्तार अभियान और पार्टी सदस्यता के लिए महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इसके लिए सभी नेताओं और पदाधिकारियों को गाइडलाइन दी गई। सभी जिला और ब्लॉक अध्यक्षों के साथ साथ भी अग्रणी संगठनों के सभी राज्य प्रमुखों ने अपनी कार्यकारिणी जल्दी बनाने और इसे प्रभावी बनाने को कहा गया। मैं आपको बता दूं कि परसों जो हमारी मीटिंग हुई उसमें हमने बोला और सबसे ज्यादा सुना जो हमारे ब्लॉक लेवल के अध्यक्ष आए थे, उनका सुना और जिला अध्यक्ष उनका सुना, क्योंकि उन्हें कोई है हमारे जो हमें वोट लाके देते हैं, जो लोगों तक जाते हैं, वो हमारे चेन है, तो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने उनको ज्यादा बंद कर दिया। प्रदेश मुख्यालय में एक तरह से स्थापित हुआ है। संगठन के सभी कार्यों को, जिलाओं को और ब्लॉक स्तर पर होने वाली पार्टी की गतिविधियां इस सेंटर के द्वारा होगी और उसका मॉनिटरिंग AICC के तरफ से होगा। आप अगर चाहे तो वो करेक्ट सेंटर जरूर देखिए, बहुत अत्यंत करेक्ट सेंटर हमने दिया है, तो वो सब पर नजर रखेगा और जो भी प्रोग्राम दिल्ली से या प्रदेश से किया जाता है वो सभी प्रोग्राम करेक्ट सेंटर के द्वारा सभी लोगों तक प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं।
आने वाले 16-17 टेंटेटिव अंदाज धर्मशाला में हमने पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी जो बीसीसी की सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी होती है उसके लिए हमारे जीएस तो वेणुगोपाल जी आएंगे और वो उनको मीटिंग करेंगे सब एमएलएस को सभी मंत्रियों को और सभी केस के लोगों को पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी के लोगों को मिलेंगे और उनके साथ चर्चा करके रूबरू होंगे और जायजा लेंगे। प्रदेश में हमने ये सजेशन किया है कि हर एक मंत्री को एक एक जिले की जवाबदारी दी, पालक मंत्री जिसको हम बोलते हैं महाराष्ट्र में, तो उनको एक एक जिला की जवाबदारी देके उनको वो जिला उनके ताबे में दिया जाए और उसके साथ हमारे संगठन के भी वाइस प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी रहेंगे और सब मिलके वहाँ पे क्या समस्याएं हैं, कैसे करना है, कैसे सुचारू रूप से आगे बढ़ना है, उसका काम वो करेंगे। 3 महीने में एक बार ये सभी पार्टी के जो काम चल रहे हैं, क्रिया चल रही है, उसकी हम समीक्षा करेंगे। तो हर 3 महीने में एक बार मिलेंगे और फिर हमने क्या किया, उसके आगे क्या करना है, इसकी हम समीक्षा करेंगे। खास तौर पर कल भी कांग्रेस और एनडीए का जब हमने ब्यौरा दिया तो उनका सभी का यही कहना था कि हमारे जो भी काम हो रहे हैं सरकार की तरफ से, तो उस सरकार की तरफ से होने वाले काम को लोगों तक ले जाने में कहीं ना कहीं हमारी खामियां हैं, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। तो हमने उनको सलाह दी, जिससे उन्होंने भी मान्य कर दिया, हमारे एनडीए के अध्यक्ष और कांग्रेस के अध्यक्ष, कि हम वहाँ पे एक प्रोग्राम करेंगे और उसके लिए वो ज्यादा जानकारी आपको विस्तार से देंगे। एक हम यात्रा शुरू करेंगे जिसमें डॉक्टर के द्वारा हम लोगों को जानकारी देंगे तो कौन से प्रोग्राम हम लोगों को किया है और कौन से प्रोग्राम हम लोग पूरे करना चाहते हैं। चंद्रापुरी का मामला है, उसमें हम हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की तरफ से बहुत एग्रेसिव रूप में सामने जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों ने खासतौर पर हमारा हिमाचल देवभूमि कहलाता है, जिस देवभूमि से इतने लोगों ने अपने अपने हैसियत के अनुसार राम मंदिर बनाने के लिए अपने परिप्रेक्ष्य में जितना पॉसिबल था उतना पैसे दिए हैं, उसका सब बलोबल कर दिया है बीजेपी की सरकार ने, और मुझे लगता है उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। ये छोटे मोटे जो मसीहा को पकड़ रहे हैं, जिनका नाम आप सुन रहे हैं, वो भी उसके आगे बहुत बड़ी शक्ति है और इतना करोड़ों रुपए का गैर व्यवहार। और सबसे बड़ी बात कि राम मंदिर ये भौतिक मुद्दा उन्होंने बनाया था चुनाव में। 30 साल से राम मंदिर करके चुनाव लड़ाई लड़ी और राम मंदिर एक्चुअली राजीव गांधी ने चुना था उनका दरवाजा, लेकिन उन्होंने सब बाजू करके यात्रा निकाली राम मंदिर के लिए और ऐसे बोला गया कि जिन्होंने राम को लाया है उनको हम लाएंगे, ये उनका नारा था। और जिन्होंने राम के नाम पे धंधा किया उनको क्या करना है वो उनका दूसरा पड़ेगा। मैं अजय जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस हिसाब से उसके लिए बात करें। दूसरी बात जो मैडम ने अभी कहा कि राम मंदिर का मुद्दा आप सभी भाई लोगों को पता है कि जगह जगह गांव चप्पे पे जाकर इन्होंने हर एक आदमी से चंदा इकट्ठा किया है और हमने अपनी श्रद्धा से चंदा दिया है और उनका नारा था कि हम राम को लाएंगे, पर हमें पता नहीं था कि ये राम को खाएंगे। हमें अब पता चला कि ये राम को क्यों लाए और सनातनी हम लोग सनातनी, असली सनातनी हम हैं जिन्होंने राम मंदिर के दरवाजे खोले थे और उस एवज में इन्होंने पूरे भारतवर्ष में जो राम भगवान का नाम बेचा है और उसके बाद राम मंदिर बनाने के बाद जो चंदा चोरी हुई है उसमें एसआईटी गठित की गई, जिसमें एसआईटी का अभी तक 1-2 महीने हो गए, अभी तक कोई उसका परिणाम नहीं निकला है। और आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री जी चुप है, अमित शाह जी चुप है, इससे कोई भी आदमी कोई भी हमारे नेता बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें जो बड़े बड़े लोग हैं वो लिप्त हैं इस काम में। बाकी बहुत सारे मुद्दे हमारे स्टेट के हैं, हमारे आरडीडी बंद कर दी, हम इस मुद्दे को हमेशा भुला के रखेंगे। 2027 में लोग भी बीच में ले जाएंगे कि किस तरह से हमारी सरकार को डिस्टेबलाइज करने की इन्होंने कोशिश की, किस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी को इन्होंने सरकार को चलाने में रोकने में इनका साथ रहा है, क्या बाधाएं हमारे सामने दी है, मिशन लोटस इन्होंने किया है, उसके बाद भी हम सरकार में बने थे और बहुत सारे प्रयत्न किए गए कि हमारे मुख्यमंत्री सरकार को ना चला पाए, पर हमने अपने संसाधनों से हिमाचल प्रदेश में जो कि हमारे सामने व्यथा
जो प्रकट हुई है, चाहे वो आपदा थी चाहे और चीजें थी, हमने उन सभी से ओवरकम किया और आज हम सुचारू रूप से अपनी सरकार को चला रहे हैं। इसी तरह से मनरेगा, अब इलेक्शन हुए हैं, पंचायती राज इलेक्शन हुए हैं, पंचायती राज इलेक्शन के बाद जो लोग जीत के आए हैं वो अपने पंचायतों में क्या कार्य करेंगे जब मनरेगा ही बंद करके आए। अब वीवी राम जी बोलते हैं कि ये आएगा, ये तब आएगा अगर सेंटर से कोई स्कीम को अगर मान्यता मिलेगी तभी आएगा, अदरवाइज जो हमारी प्राथमिकता थी, जो गांव के लोगों की प्राथमिकता थी, वो उन तक नहीं पहुंचेगी। और हमारी पहले जो मनरेगा थी वो हम लोग अपना अपनी प्राथमिकता गाँव की शर्त बनाते थे और उस बातों के आती थी, फिर हम उसी सुचारू रूप से गाँव में काम करते थे। सोलन नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के बाद शुरू हुई राजनीतिक बयानबाजी के बीच हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा को अपनी जीत पर अधिक ऐतराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नगर निगम में केवल मेयर का पद ही भाजपा के खाते में गया है, जबकि डिप्टी मेयर का पद एक निर्दलीय पार्षद के हिस्से में आया है। उन्होंने दावा किया कि यदि भाजपा को निर्दलीय पार्षद का समर्थन नहीं मिलता तो उसके लिए यह जीत आसान नहीं होती। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि नगर निगम चुनाव के नतीजों को भाजपा अपनी बड़ी राजनीतिक जीत के रूप में पेश करने का प्रयास कर रही है, जबकि वास्तविकता इससे अलग है। उन्होंने कहा कि भाजपा को बहुमत का दावा करने से पहले यह स्वीकार करना चाहिए कि उसे अपना बोर्ड बनाने के लिए निर्दलीय पार्षद का सहारा लेना पड़ा। यह दर्शाता है कि नगर निगम में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह एक तरफा नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पूरे चुनाव के दौरान मजबूती के साथ मुकाबला किया और भाजपा पर लगातार राजनीतिक दबाव बनाए रखा। यही कारण है कि भाजपा को अपने दम पर सभी पदों पर जीत हासिल नहीं हुई और उसे निर्दलीय पार्षद का समर्थन लेना पड़ा। शांडिल ने कहा कि लोकतंत्र में जनता के जनादेश का सम्मान होना चाहिए और किसी भी दल को परिणामों को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करना चाहिए। कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि भाजपा नेताओं को यह समझना चाहिए कि नगर निगम में केवल मेयर का पद जीत लेने से पूरी जीत का दावा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि डिप्टी मेयर का चुनाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है और इस पद पर निर्दलीय उम्मीदवार का चुना जाना यह स्पष्ट करता है कि नगर निगम में सभी पार्षद स्वतंत्र रूप से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा यदि वास्तव में मजबूत स्थिति में होती तो उसे किसी निर्दलीय पार्षद के समर्थन की आवश्यकता क्यों पड़ती। इसीलिए भाजपा को अपनी राजनीतिक सफलता का अनावश्यक प्रचार करने के बजाय जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की दिशा में कार्य करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव में पूरी मजबूती के साथ अपनी बात जनता के बीच रखी। पार्टी ने शहर के विकास, बेहतर मूलभूत सुविधाओं और पारदर्शी प्रशासन के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का हिस्सा है और हार जीत होती रहती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता के हितों को सर्वोपरि रखा जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में रहते हुए भी जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाती रहेगी और नगर निगम के कार्यों पर अपनी नजर बनाए रखेगी। यदि शहर के विकास से जुड़े किसी भी कार्यों में लापरवाही बरती गई तो कांग्रेस उसका विरोध करेगी। कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि अब चुनाव समाप्त हो चुके हैं और राजनीतिक मतभेदों को पीछे छोड़कर सभी निर्वाचित पार्षदों को सोलन शहर के विकास के लिए एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता ने सभी पार्षदों को अपने अपने वार्डों के समस्याओं का समाधान करने और शहर के समग्र विकास के लिए चुना है। उन्होंने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना होना चाहिए। पेयजल व्यवस्था, सफाई, सड़कें, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग, सीवरेज, कूड़ा प्रबंधन और अन्य बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि सभी पार्षद मिलकर कार्य करेंगे तो सोलन शहर का विकास और अधिक तेजी से हो सकता है। तो पता नहीं इनके क्या क्या आधार होते हैं। मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र की मर्यादा को निभाते हुए दोनों दल से मैं देख सकता था। हमारे दल ने तो एकजुटता का परिचय दिया। जितने भी हमारे जीते वो इकट्ठे थे। मेरा +1 दैट मीन 6 to 7 थे और उनके मैं समझता हूँ कि जो इंडिपेंडेंट के साथ लेना पड़ा उनको, इसका मतलब कि बीजेपी के पास रियली स्पीकिंग एक अपने मेयर पद के लिए एक मत ही उनका चुना गया। एक तो इंडिपेंडेंट लिया, तो ही बीजेपी बराबर -1 बीजेपी को कहना चाहिए इन दिस केस। नंबर 1। नंबर 2, मैं समझता हूँ कि
जैसे एक जो तकवर्जे हमारी पार्टी ने दिया वो अपने में एक शो करता है कि इकट्ठे हैं, जितने से इकट्ठे रहे। और आइंदा को मैं समझता हूँ करना क्या चाहिए दोनों पार्टीज को और दोनों दल के लोग जितने भी चुने प्रतिनिधि हमारे काउंसलर हैं, इकट्ठे होके सोलन के लिए काम करना चाहिए। सोलन की खूबसूरती, सोलन की स्वच्छता, सोलन की में इसमें और अच्छी सुविधाएं हो, पानी ठीक टाइम पे आए और सब प्रकार की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए नागरिक वो मिलनी चाहिए नागरिकों को। दैट्स व्हाट दे शुड डू। और कोई इसमें जीतने हारने का कोई बड़ा वो कोई डंका नहीं बच गया। अगर एक जीत गया हार गया इन गेम दिस हैपन, एक दो पॉइंट आगे ले जाता है, थोड़ा पीछे रह जाता है, दैट्स ऑल। हमने किसी भी प्रकार का कोई हाईजेक का आरोप तो निराधार है। हमने तो कोई जरूरत नहीं थी, सबके सामने उनके आपको नजर आ गए जितने थे उनके उतने उनके थे, जितने हमारे उतने। तो कहाँ से कौन हाईजेक हुआ? कोई भी नहीं हुआ। हाँ हाईजेक हो जाता कोई तो तब तो इसका कोई आधार बनता है, तो निराधार बातें हैं। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौतियों से निपटने के लिए गैर सरकारी संस्था वेस्ट वॉरियर्स द्वारा मशोबरा विकास खंड की 9 पंचायतों में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को वैज्ञानिक प्रबंधन और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना बताया, ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ स्वच्छ और टिकाऊ जीवन शैली को भी प्रोत्साहन मिल सके। संस्था के कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। इसके साथ ही गाँव में आयोजित बैठकों, महिला मंडलों, युवा मंडलों और स्वयं सहायता समूहों, स्कूलों तथा सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों को प्लास्टिक कचरे के सही प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी जा रही है। अभियान के दौरान लोगों ने यह बताया कि यदि प्लास्टिक कचरे को अन्य घरेलू कचरे से अलग रखा जाए और उसे रिसाइकलिंग के लिए उपलब्ध करवाया जाए तो इससे पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। वेस्ट वॉरियर्स का यह अभियान मशोबरा विकास खंड की 9 पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से संचालित किया जा रहा है। संस्था के कार्यकर्ता प्रत्येक पंचायत में स्थानीय लोगों के साथ संवाद स्थापित कर उन्हें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया समझा रहे हैं। ग्रामीणों को यह बताया जा रहा है कि प्लास्टिक की बोतलें, पैकेजिंग सामग्री, पॉलीथिन, दूध और खाद्य पदार्थों के रैपर सहित अन्य प्लास्टिक उत्पादों को सामान्य कचरे के साथ नहीं मिलाना चाहिए। कार्यकर्ता लोगों को यह जानकारी भी दे रहे हैं कि अलग अलग एकत्र किया गया प्लास्टिक रिसाइकलिंग इकाइयों तक पहुंचने के लिए दोबारा उपयोगी उत्पादों में बदला जा सकता है। इससे न केवल कचरे की मात्रा कम होती है बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। अभियान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि संस्था केवल सार्वजनिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है बल्कि कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रत्येक परिवार से सीधे संवाद करते हैं। इस दौरान ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि दैनिक जीवन में निकलने वाले कचरे को जैविक और अजैविक श्रेणियों में अलग करना कितना आवश्यक है। लोगों को यह भी समझाया जा रहा है कि रसोई से निकलने वाले जैविक कचरे का उपयोग खाद बनाने में किया जा सकता है। अभियान के दौरान ग्रामीणों को प्लास्टिक प्रदूषण से होने वाले पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी जा रही है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि खुले में फेंका गया प्लास्टिक वर्षों तक नष्ट नहीं होता है और धीरे धीरे मिट्टी, जल स्रोतों तथा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को भी प्रभावित करता है। प्लास्टिक कचरा अक्सर नालियों और जल निकासी मार्गों को भी अवरुद्ध कर देता है, जिससे बरसात के दौरान जल भराव और बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा खुले में प्लास्टिक जलाने से निकलने वाला जहरीला धुआं वायु प्रदूषण बढ़ाता है और मानव स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव डाल सकता है। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है तरुणा शर्मा और मैं बेसिकली धामी के शिमला क्षेत्र की रहने वाली हूँ और मैं पिछले 1.5 साल से वेस्ट वॉरियर में काम कर रही हूँ। तो अगर मैं अपनी जर्नी बताऊँ तो मैं वेस्ट वॉरियर में पिछले 1.5 साल से काम कर रही हूँ। तो मुझे पर्यावरण से जुड़े रहने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं चाहती हूँ कि हमारा आसपास का वातावरण साफ़ और स्वच्छ बना रहे, ठीक है। तो आजकल मैं देख रही हूँ कि जैसे लोग अपनी आदतों में बदलाव नहीं कर रहे हैं। लोग बाजार तो चाहते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि हम ये भी लाएं वो भी लाएं, वो चीज़ों को तो ला रहे हैं बट वो उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, उसका क्या करना है उन्हें नहीं मालूम है। तो जैसे अभी हमारे मशोबरा ब्लॉक के 9 पंचायत में वेस्ट वॉरियर काम कर रहा है। तो अभी हम घर घर जाके लोगों के साथ बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उन्हें वेस्ट के बारे में बता रहे हैं। हम लोगों की आदतों को बदलने के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे अपने एनवायरनमेंट से जुड़ने का मौका मिला और मुझे
वेस्ट को लेके, और सबसे बड़ी बात है कि लोगों में एक टैबू होता है कि वेस्ट में ये इंसान काम क्यों कर रहा है। तो मैं पर्सनली इस बात से खुश हूँ कि मुझे वेस्ट लोगों को समझाने का, लोगों से बात करने का और वेस्ट के बारे में अपने पर्यावरण को बचाने का एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका मिला है। अगर कोई भी हमारे साथ अपने पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहेगा तो प्लीज़ वो हमारे वेस्ट वॉरियर के ऑफिस, जो हमारा 2 मशोबरा में हमारा ऑफिस है, वो वहाँ आ सकता है। वो वॉलंटियरली हमारे साथ जुड़ सकता है, बात कर सकता है कि हम लोग कैसे काम करें। तो हम उन्हें अपना पूरा सिनेरियो बता सकते हैं कि अक्सर यहाँ पे वेस्ट वॉरियर कर क्या रहा है। क्योंकि मैं आपको बताऊँ तो हमारे वेस्ट वॉरियर हमारे 2 स्टेट में काम कर रहा है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जिसमें हमारी 11 to 12 लोकेशन में हमारा वेस्ट वॉरियर वेस्ट के ऊपर काम कर रहा है। और हमारा जो वेस्ट है, जो भी हम अभी शिमला के 9 पंचायत में अपना काम कर रहे हैं, वो हम सूखे कचरे पे कर रहे हैं। जो भी हम 9 पंचायत से सूखा कचरा इकट्ठा करेंगे वो हमारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट चमियाना में जाएगा और वहाँ से उसको अलग अलग कैटेगरीज में छांट कर रिसाइकिल होने के लिए आगे प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाएगा। तो अगर कोई भी युवा पीढ़ी, आज की हमारी न्यू जनरेशन वेस्ट वॉरियर के साथ जुड़ना चाहती है तो प्लीज़ वो हमारे वेस्ट वॉरियर ऑफिस शर्मा डेस्टिनेशन मशोबरा 2 में हमारा ऑफिस है, वो वहाँ आ सकते हैं और ऑनलाइन वेबसाइट पर भी चेक करके देख सकते हैं कि हमारा शिमला में कहाँ पे वेस्ट वॉरियर काम कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय रूप दिखा दिया है। पिछले कुछ दिनों की अपेक्षा के राहत के बाद प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार आगामी दिनों में प्रदेश के कई जिलों में भारी से अत्यंत भारी वर्षा की संभावना जताते हुए 6 और 7 जुलाई के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 8 जुलाई से 11 जुलाई तक भी प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसके साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के साथ बर्फबारी और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना भी बताई गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि लगातार बारिश के कारण अचानक बाढ़, भूस्खलन, चट्टानें गिरने, जलभराव और यातायात बाधित होने जैसी घटनाएं हो सकती है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 6 जुलाई को ऊना, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा हो सकती है, जिससे नदी नालों का जलस्तर बढ़ने और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनने की आशंका है। वहीं चंबा, मंडी, शिमला जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में मध्यम से भारी वर्षा होने का अनुमान है। विभाग ने कहा है कि लगातार बारिश के कारण संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 7 जुलाई को भी प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। कांगड़ा, सोलन और सिरमौर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां भारी से अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा चंबा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार 2 दिनों तक भारी बारिश होने से पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी गीली पड़ सकती है, जिससे भूस्खलन का खतरा काफी बढ़ जाएगा। वहीं छोटे छोटे नाले और खड्ड भी अचानक उफान पर आ सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार 8 जुलाई से 11 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तथा कई स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना बनी हुई है। विशेष रूप से किन्नौर और लाहौल स्पीति जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावना व्यक्त की गई है। इन क्षेत्रों में तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की जा रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले लोगों और पर्यटकों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह भी दी गई है। बारिश के साथ साथ कई क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी संभावना बताई जा रही है। तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति बाधित होने तथा कमजोर ढांचों को नुकसान पहुंचने का खतरा बना रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों को खुले स्थानों में अनावश्यक रूप से खड़े न होने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह भी दी है। प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन ने लोगों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की अपील की है। प्रशासन ने कहा कि लोग नदी नालों, खड्डों और जलधाराओं के समीप जाने से बचे। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में यात्रा केवल अत्यंत आवश्यक होने पर ही करें। वाहन चालकों को भी पहाड़ी सड़कों पर सावधानी पूर्वक वाहन चलाने, तेज गति से बचने और यात्रा से पहले सड़क की स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी गई है। लगातार बारिश का असर विश्व धरोहर कालका शिमला रेल मार्ग पर भी देखने को मिला। कैथली घाट के समीप भूस्खलन होने से रेल यातायात प्रभावित हो गया। मलबा रेलवे ट्रैक पर आने के बाद सुरक्षा के मद्देनजर रेल संचालन रोक दिया
किया गया। सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारियों और तकनीकी टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। भूस्खलन के दौरान ट्रैक पर मौजूद शिवालिक डिलक्स एक्सप्रेस को सावधानी के तौर पर सुरक्षित कैथलिका स्टेशन वापस लाया गया। ट्रेन में सवार सभी 107 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उत्तर रेलवे ने यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए तत्काल वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था की। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रही और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। जिला कुल्लू में सोमवार सुबह से ही झमाझम बारिश का दौर देखा गया है। लगातार बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को उमस व गर्मी से राहत मिली। हालांकि बारिश के चलते शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में दैनिक जीवन भी प्रभावित हुआ है। जिला मुख्यालय कुल्लू सहित कई क्षेत्रों में सड़कें फिसलन भरी हो गई। कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनी, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्कूल और कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मानसून की सक्रियता से जहां खेतों और बागानों को पर्याप्त नमी मिलने की उम्मीद है, वहीं अत्यधिक वर्षा फसलों और बागवानी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार बारिश से सब्जियों, मक्का और अन्य खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचा है। वहीं सेब उत्पादक क्षेत्रों में भी भूस्खलन और सड़क बाधित होने से परिवहन प्रभावित हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट को गंभीरता से लें। नदी नालों के किनारे सेल्फी लेने या साहसिक गतिविधियों से बचें। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यात्रा से पहले स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की सलाह आवश्यक लें। राजधानी शिमला में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। शहर के सबसे व्यस्त और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में शामिल रज मैदान पर स्थित प्रतिष्ठित चर्च के समीप अचानक एक डंगा भराभर गिर गया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। डंगा गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग और पर्यटक घबरा गए तथा सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। राहत की बात यह रही कि हादसे के समय कोई व्यक्ति मलबे की चपेट में नहीं आया, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। यह घटना ऐसे समय में हुई जब हिमाचल प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, डंगे गिरने, सड़क धंसने और पेड़ गिरने जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है। लोगों के अनुसार सुबह अचानक तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। देखते ही देखते चर्च के समीप स्थित डंगे का एक बड़ा हिस्सा भराभर नीचे गिर गया। मलबा गिरते ही वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग घबरा कर दौड़ पड़े, जबकि कई लोगों ने सुरक्षित दूरी बनाकर स्थिति का जायजा लिया। घटना की सूचना तुरंत पुलिस और प्रशासन को दी गई। कुछ ही देर में पुलिस, नगर निगम और लोक निर्माण विभाग तथा जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। रज मैदान शिमला का सबसे प्रमुख सार्वजनिक स्थल है, जहां प्रतिदिन हजारों स्थानीय नागरिकों, देश विदेश से आने वाले पर्यटक पहुंचते हैं। चर्च के आसपास दिन भर लोगों की अच्छी खासी भीड़ भी देखने को मिलती है। यदि यह डंगा किसी व्यस्त समय या शाम के दौरान गिरता, जब यहाँ पर्यटकों की संख्या अधिक होती है, तो बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह केवल संयोग था कि हादसे के समय कोई व्यक्ति डंगे के बिल्कुल पास मौजूद नहीं था। लोगों ने प्रशासन से रिज और आसपास की सभी पुरानी संरचनाओं का सुरक्षा ऑडिट कराने की मांग की है। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ी ढलानों में नमी बढ़ गई है। इससे मिट्टी की पकड़ कमजोर हो जाती है और रिटेनिंग वॉल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। यदि समय समय पर इन संरचनाओं की तकनीकी जांच और मरम्मत नहीं की जाए तो उनके गिरने का खतरा बढ़ जाता है। घटना के बाद जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया। नगर निगम और लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों को प्रभावित क्षेत्र का तकनीकी मूल्यांकन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। रज मैदान और उसके समीप स्थित ऐतिहासिक चर्च शिमला की पहचान माने जाते हैं। वर्ष भर यहाँ हजारों पर्यटक पहुँचते हैं। यह क्षेत्र धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में इस तरह की घटना ने ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा और रखरखाव को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पुराने डंगों, सुरक्षा दीवारों और ढलानों का समय समय पर वैज्ञानिक परीक्षण किया जाना चाहिए। इन दिनों पर्यटन सीजन होने के कारण शिमला में बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। रज मैदान, मॉल रोड और चर्च परिसर सबसे अधिक भीड़ वाले क्षेत्रों में शामिल है। ऐसे में प्रशासन के सामने पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। पुलिस और प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे बैरिकेडिंग वाले क्षेत्रों में प्रवेश न करें और किसी भी प्रकार के जोखिम से बचें। साथ ही मौसम खराब होने की स्थिति में खुले स्थानों और कमजोर ढलानों के समय अधिक समय पर रुकने से बचने की भी सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है।
राजधानी शिमला में सोमवार को लोअर बाजार के तह बाजारियों को हटाने की प्रस्तावित कार्यवाही से पहले उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब बड़ी संख्या में तह बाजारी शेर पंजाब पर एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन कर बैठ गए। नगर निगम की कार्यवाही की सूचना मिलते ही तह बाजारियों ने सड़क पर धरना देते हुए नगर निगम और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। धरने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बीच सड़क पर बैठकर नगर निगम और पुलिस की टीम का रास्ता रोक दिया। अचानक हुए इस प्रदर्शन से कार्यालय जाने वाले कर्मचारी, विद्यार्थी, स्थानीय निवासी और पर्यटकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया और सड़क खाली करने की भी अपील की। वहीं नगर निगम के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास भी किया गया। प्रदर्शन कर रहे तह बाजारियों का कहना है कि नगर निगम बिना किसी स्थायी वैकल्पिक व्यवस्था के उन्हें हटाने की कार्यवाही कर रहा है। उनका कहना है कि वर्षों से लोअर बाजार क्षेत्र में छोटे छोटे व्यवसायी के माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं और अचानक उन्हें हटाने का निर्णय उनके रोजगार पर सीधा प्रहार है। तह बाजारियों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उनकी आजीविका के संबंध में कोई ठोस योजना तैयार नहीं की है। उनका कहना है कि यदि उन्हें बिना वैकल्पिक स्थान दिए हटाया गया तो उनके सामने रोजी रोटी पर गंभीर संकट भी खड़ा हो सकता है। लोगों ने स्पष्ट कहा कि वे शहर की व्यवस्था बनाए रखने के पक्ष में हैं, लेकिन बिना पुनर्वास के किसी भी प्रकार की कार्यवाही स्वीकार नहीं करेंगे। उनका कहना है कि नगर निगम पहले उन्हें औचित्य स्थायी स्थान उपलब्ध करवाए, उसके बाद ही हटाने की कार्यवाही की जाएगी। तह बाजारियों ने प्रशासन से मांग की है कि उनके प्रतिनिधियों के साथ औपचारिक बैठक कर ऐसा समाधान निकाला जाए जिससे शहर की व्यवस्था भी बनी रहे और छोटे व्यापारियों का रोजगार भी सुरक्षित रह सके। अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बाजारियों को जानना बंद करो, बंद करो, बंद करो। 2014 का कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। 2014 का एक पेंडिंग एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। मैडम साहब, मेरा नाम है पवन शर्मा, मैं तह बाजारी प्रधान हूँ लोअर बाजार का। और हमें ये यहाँ पर धरना देने की सिचुएशन इस वजह से बनी है कि आपने देखा होगा इन्होंने जगह जगह पोस्टर लगाए हुए हैं और एक ऐतिहासिक बाजार है ये लोअर बाजार है, जो आप भी जानते हैं कि यहाँ जब से आज़ाद हुआ है, ये आज़ाद हुआ है तब से यहाँ तह बाजारी भी लग रही है लोअर बाजार में। और ये जो नया पिछले रूल बनाया है कि लोअर बाजार को नो वेंडिंग जोन कर दिया, जो कि एक बहुत पुरानी मार्केट है और इसको नो वेंडिंग जोन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यही है कि मार्केट अगर यहाँ वेंडिंग नहीं लगेगी तो कहाँ लगेगी। एक तो संडे मार्केट लगती है, उसमें बाहर से भी लोग आते हैं, उसमें हमारे लोकल लोगों के अलावा बाहर के लोग भी होते हैं। बाकी आम दिनों में हमारे लोकल ही लोग बैठते हैं, जो रोज बैठते हैं यहाँ पर, वो लोकल लोग बैठते हैं यहाँ पर और कई सालों से बैठ रहे हैं। मैडम आपने देखा होगा हमारे 5 साल से कार्ड भी बने हुए थे और जो पीछे पंकज राय जी थे उन्होंने ये लोअर बाजार को वेंडिंग जोन बनाया था। उन्होंने बकायदा इसके सर्वे कराए थे और लाखों रुपए खर्च हुए थे और कई मीटिंगें भी हुई थी इस बारे में। तो वेंडिंग जोन बनाए गए थे लोअर बाजार में, संजौली में, लक्कड़ बाजार में, मतलब हर जगह शिमला में वेंडिंग जोन चिन्हित किए गए थे और हमें भी वहाँ स्थान दिया गया था इधर ही लोअर बाजार में। और आपने देखा होगा कि पीछे से 6 महीने पहले यहाँ पर ब्लू लाइन लगा दी गई थी कि आप लोगों के ये स्थान दिए जा रहे हैं और इससे आपने आगे नहीं बैठना है। लेकिन इन्होंने आधे बाजार में जब ये लाइनें लगा ली, उसके बाद इन्होंने एकाएक इनको पता नहीं किसकी कॉल आई, किसका फ़ोन आया और ये किसके साथ मिले हुए, इन्होंने एकदम ये सब कुछ कैंसिल कर दिया और घोषणा कर दी 2-4 दिन बाद कि लोअर बाजार को नो वेंडिंग जोन बना दिया गया। एक ही कारण है, सबसे बड़ा कारण है कि आपने देखा होगा कि शिमला लोअर बाजार, जो शिमला की मार्केट है, इसमें 3 व्यापार मंडल है, 3 धड़े है व्यापार मंडल के और एक धड़ा ऐसा है व्यापार मंडल का जो कि इस कमिश्नर के साथ मिला हुआ है। उन्होंने हमारे खिलाफ कोर्ट में भी अपील कर रखी है और वो कोर्ट में भी गए हुए हैं जो एक धड़ा है और उन्हीं की वजह से ये कमिश्नर उन्हीं के साथ मिले हुए हैं और उन्हीं के कहने पर आकर इन्होंने ये कार्रवाई की है। और वो चाह रहे हैं कि लोअर बाजार में एक भी तह बाजारी ना बैठे, क्योंकि वो दुकानदारों को इसका बेनिफिट देना चाहते हैं कि हैं वो ये इसके व्यापार मंडल के ही एक धड़ा है, क्योंकि इनका कोई एक तो है नहीं व्यापार मंडल, अभी एक धड़ा कोई नहीं है कि एक रजिस्टर्ड व्यापार मंडल है, 2-3 व्यापार मंडल बने हुए हैं। तो जिनमें से एक धड़ा है वो कोर्ट में गया हुआ है, तो वो उन्हीं का कमिश्नर के साथ उठना बैठना भी है और सब कुछ है और उन्हीं के साथ मिलकर कमिश्नर ने ये पॉइंट खेला। हमने उनसे यही बात पूछी कि आप हमें एक ऐसी वजह बताइए जिससे आपने सिर्फ लोअर बाजार को ही नो वेंडिंग जोन बनाया है। तो वो चिढ़ गए मैडम, उठ के ऊपर को और बोलने लग गए कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं यहाँ पुलिस को बुलाऊंगा और आप लोगों को अरेस्ट करवा दूंगा। तो हमारी थोड़ी बहस बसाई भी हुई, हमने कहा आप ऐसा करिए हमें अरेस्ट करवा दीजिए, क्योंकि हम तो अपने रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, हम कोई चोरी चकारी करके तो आए नहीं है, कोई बेईमानी कर रहे हैं किसी से, हम अपने रोजगार के लिए लड़ रहे हैं। तो हमने कहा आप अरेस्ट करा लो और वो उठ के भाग गए, वहाँ से उठ के चले गए और उन्होंने हमारे से कोई खास बात नहीं की, नहीं तो हम सड़क पर भी नहीं आना चाहते थे। हम स्पेशल कमिश्नर साहब के पास गए थे और हम इसी को वहीं सॉल्व करना चाहते थे, लेकिन कमिश्नर साहब ने हमें खुद विवश किया कि हम रोड पे उतरे। मैडम हमारा कदम यही रहेगा कि हम सड़कों पर रहेंगे, हम इन्हें भी बाजार में घुसने नहीं देंगे।
हम इनको भी बाजार में आने नहीं देंगे। तो सड़कों क्योंकि पर हमारा रोजगार है मैडम, हम अपनी दुकानें तो लगाएंगे ही लगाएंगे। हम सिर्फ ये 2 दिन की ये है, 2 दिन इनके साथ देखेंगे, अगर ये नहीं मानेंगे तो हम दुकानें लगाएंगे, और दुकानें लगाने से हम लोग हटेंगे नहीं, और ना हमें ये रोक सकते हैं और ना कोई और रोक सकता है, क्योंकि संविधान हमें भी हक देता है अपनी रोजी रोटी कमाने का, और हम उसी के नाते अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। और हमने कोई मैडम रास्ता नहीं घेर रखा है। लोअर बाजार में सबसे ज़्यादा स्पेस है, अगर कहीं स्पेस नहीं है आप खुद देखोगे तो राम बाजार है, सब्जी मंडी है। अगर इन्होंने एक्शन लेना था तो हमारा भी दिल मान जाता। अगर ये सबसे पहले ये बोलते कि राम बाजार में वहाँ चलने के लिए जगह नहीं है, एम्बुलेंस नहीं जाती है, वहाँ फायर की गाड़ी तो जाती नहीं मैडम। हमारे लोअर बाजार में फायर भी आती है, एम्बुलेंस भी आती है, और सबसे ज़्यादा स्पेस है हमारी मार्केट में। अगर तब ये कोई ऐसी बात करते पहले उधर एक्शन लेते हैं, तब हमारा दिल मानता है कि ये ठीक हो रहे हैं। राजधानी शिमला के पुराने बस स्टैंड में हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी के डीएम देवासेन नेगी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बस सेवाओं, यात्रियों की सुरक्षा और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित सुगम सुविधा उपलब्ध करवाना है। हालांकि कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जिनके कारण बसें निर्धारित समय से देरी से अपने गंतव्य तक पहुँचती है। डीएम देवासेन नेगी ने बताया कि शिमला और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते ट्रैफिक दबाव, विभिन्न स्थानों पर चल रहे सड़क निर्माण कार्यों, मानसून के दौरान मानसून की प्रतिकूल परिस्थितियां, भूस्खलन तथा अन्य तकनीकी और परिचालन संबंधी कारणों से बसों के संचालन पर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में एचआरटीसी यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बसों का संचालन करता है और चालक परिचालकों को भी सुरक्षित गति से वाहन चलाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कई बार यात्रियों को बसों के विलंब से पहुंचने के कारण असुविधा होती है, लेकिन विभाग परिस्थितियों के अनुसार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। सड़कों की स्थिति सामान्य होते ही बसों का संचालन फिर से नियमित किया जाएगा। मीडिया से बातचीत के दौरान डीएम देवासेन नेगी ने महिलाओं और छात्रों की सुरक्षा को लेकर विशेष संदेश दिया। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी की बस में सफर करने वाली प्रत्येक महिला और लड़की की सुरक्षा सुनिश्चित करना विभाग की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यदि यात्रा के दौरान किसी महिला, छात्रा या अन्य यात्री के साथ अभद्र व्यवहार या छेड़छाड़ की जाती है तो वह असामाजिक गतिविधि होती है तो उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में तुरंत बस के चालक और परिचालक को इसकी जानकारी दे ताकि मौके पर आवश्यक कार्यवाही की जा सके। डीएम ने यात्रियों से कहा कि किसी प्रकार की समस्या, शिकायत या सुझाव हो तो एचआरटीसी की हेल्पलाइन नंबर 1100 पर तुरंत संपर्क करें। उन्होंने बताया कि इस हेल्पलाइन के माध्यम से यात्रियों की शिकायतों का तुरंत समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अब जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंड ऑफ द लाइफ व्हीकल स्क्रैप सिस्टम लागू किया है, तब से जो है अब एचआरटीसी में भी उसको गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल ने भी अडॉप्ट किया है। तो सरकारी गाड़ियां जो भी 15 साल पुरानी हो जाती है, जिस दिन भी वो पुरानी होगी उसी दिन वो हमारे लिए स्क्रैप है। उस दिन के बाद वो हम रूट पर नहीं चला सकते। उसके बाद वर्तमान में जो ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाली गाड़ियां हैं, जिसको डीजल बसेस कहते हैं, जहां पर हमारी इलेक्ट्रिक बसेस नहीं जा सकती है, वहां पर बसों की कुछ कमी हुई है, जिसकी वजह से शेड्यूल टाइट होने की वजह से रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जो शेड्यूल्ड टाइमिंग है वो शेड्यूल डे में रिपेयर मेंटेनेंस के लिए स्पेयर नहीं होने की वजह से कुछ ब्रेक डाउन रेट बढ़े हैं। लेकिन फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उसको हॉलीडे वाले दिन या उसको रनिंग रिपेयर में ही शेड्यूल रिपेयर मेंटेनेंस का काम शेड्यूल मैनर में जो अर्जेंट नेचर के जो डिफेक्ट्स हैं, जैसे ब्रेक से रिलेटेड है, इंजन से रिलेटेड है या और सर्विसिंग से रिलेटेड है, उसको हम रनिंग रिपेयर में कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जैसे मैंने शुरू में कहा, शेड्यूल टाइट होने का मतलब है बसों की कमी की वजह से और रिपेयर मेंटेनेंस के लिए टाइम ना मिल पाने की वजह से और बसों के पुरानी होने की वजह से कुछ ब्रेकडाउन्स बढ़ी है। हम इससे ये हमारे नोटिस में है। प्रबंधन जो है पूरा चिंतित है और प्रबंधन पूरी कोशिश कर रही है और करेगी कि ये ब्रेकडाउन रेट जो है ना हो। जहाँ तक ये पार्टिकुलर खटनोल गढ़कान रूट का सवाल है, इसमें जो मैंने अभी तक डाटा एनालिसिस किया है, इस लाइन में ब्रेकडाउन रेट तो काफी कम है। हाँ, किसी छोटे मोटे डिफेक्ट की वजह से ब्रेकडाउन हुए हैं, वो भविष्य में ना हो, उसी के लिए हम अभी रीजनल मैनेजर संबंधित आरएम जो है, आरएम रूरल और आरएम लोकल को हम इंस्ट्रक्शंस इशू करेंगे। जहाँ तक ये आपने एक दूसरा मुद्दा उठाया कि पैसेंजर के साथ बच्चियों के साथ जो टीजिंग का सवाल है, ये एक गंभीर मुद्दा है। जो भी पैसेंजर, चाहे वयस्क है, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे महिला है, जब तक वो हमारी बस में है, उनकी सेफ्टी हमारी जिम्मेवारी है। हम
वैसे तो हमारा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है ड्राइवर कंडक्टर को, अगर इस प्रकार की कोई भी चीज उनके नोटिस में अगर आए तो वो 100 नंबर डायल करके पुलिस को उसी टाइम इतला करेंगे। लेकिन ये मामला आपने मेरे नोटिस में लाया है, हम इंस्ट्रक्शन निकालेंगे अपने जो हमारा सूचना पट होता है, जो नोटिस बोर्ड होता है, उसमें हम सबके ध्यानार्थ, सभी ड्राइवर कंडक्टरों के लिए ध्यानार्थ हम इस चीज को लाएंगे कि अगर कोई भी मामला उनके सामने बस के अंदर ऐसा घटित होता है तो तुरंत वो पुलिस को सूचित करें, क्योंकि जब तक वो एचआरटीसी की बस में सफर कर रहे हैं वो हमारे बोनाफाइड पैसेंजर हैं, उनकी सेफ्टी, उनका सेफ जर्नी और उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। बस से उतरने के बाद या बस से चढ़ने से पहले वो इंडिपेंडेंट है, जब वो बस में बोर्ड हो गए, जब तक बस से डिबोर्ड ना हो, उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। कोई भी अगर शरारत करे तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई हम करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं यात्रियों से भी, बच्चों से भी, सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी यात्री, जो भी विशेषकर लड़कियां जो हमारी बस में सफर करते हैं, किसी भी भीड़ का फायदा उठा के या कोई उसकी सिचुएशन का फायदा उठा के किसी भी तरह की शरारत करने की कोशिश ना करें। अगर शरारत करेंगे तो हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उसको हम लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएंगे।